बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्यापारिक बैंकों द्वारा साख का निर्माण। व्यापारिक बैंक दो तरह से साख का निर्माण करते हैं। व्यापारिक बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्था ही नहीं है, बल्कि ये मुद्रा सृजनकर्ता भी है। तो व्यापारिक बैंक दो तरीकों से साख का निर्माण करते हैं। उसमें पहला है प्राथमिक जमा और दूसरा है व्युत्पन्न जमा। प्राथमिक जमाएं अर्थात नगद जमाएं। प्राथमिक जमाएं वे जमाएं हैं जो जमाकर्ताओं द्वारा बैंक में वास्तविक मुद्रा के रूप में जमा की जाती है। जैसे उदाहरण, यदि बैंक का ग्राहक सूरज अपने बैंक भारतीय स्टेट बैंक में अपने बचत या किसी अन्य खाते में 10,000 रुपया नकद जमा करता है, तब यह 10,000 रुपया भारतीय स्टेट बैंक के लिए उसकी नगद अथवा प्राथमिक जमाएं हैं। तो इस प्रकार की जो जमा राशि है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से अपने खाते में जो जमा की जाने वाली राशि प्राथमिक जमा कहलाती है। दूसरे नंबर पे है व्युत्पन्न जमा, अर्थात व्युत्पन्न जमाएं इसके विपरीत जब बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देता है, तब वह बैंक अपने ही बैंक में उसके खाते में उस ऋण राशि को डाल देता है। तब उस खाते में बैंक द्वारा लिखी गई धनराशि व्युत्पन्न जमा कहलाती है। अब हम आगे देखते हैं उदाहरण द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ बैंक 4 प्रकार के हैं, A, B, C, D, और प्रारंभिक जमा बताया गया है। बैंकों द्वारा रखी गई राशि यानी 20% राशि बैंक अपने पास रखता है, वो बताया है। और ऋण व्युत्पन्न जमा, तो इसमें बच्चों जो ए बैंक है वो कितना रुपया जमा करता है, 10,000, और खाता धारक ए बैंक के पास अपना 10,000 रुपया जमा करता है, तो बैंक उसमें से 20% यानी 2,000 रुपये अपने पास रखता है और 8,000 रुपया वो किसी अन्य बैंकों को या अन्य शाखा को उधार दे देता है। इसी प्रकार बी बैंक 8,000 रुपया जमा करता है और उसका 20% 1,600 रुपया अपने पास रखता है और 6,400 रुपया दूसरे बैंकों को उधार दे देता है। इसी प्रकार सी बैंक 6,400 का प्रारंभिक जमा अपने पास रखता है, अपने पास जमा करता है 20%, 1,280 रुपये रखता है और 5,100 रुपये दूसरे बैंकों में उधार दे देता है। डी बैंक 5,100 रुपया प्रारंभिक जमा और 20% उसका रखता है और बाकी वो भी दूसरे बैंकों को उधार दे दे। तो बच्चों, इसमें हम देखेंगे कि प्रारंभिक जमा हमारे पास कितने हो गए, 50,000, और बैंक 50,000 का 20% रखती है 10,000 और बाकी 40,000 रुपया वो दूसरे बैंकों को उधार दे देती है। ठीक है। अब दूसरे बैंक अपने पूरे ऋण प्रारंभिक जमा बैंक को पुनः वापस करते हैं। तो इसमें ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 50,000 से हम लोग कितना ऋण उत्पन्न कर लिए हैं, 40,000 रुपये। तो 50,000 ये हो गया, 10,000 60,000 और ये 40,000 मिला करके 1,00,000। तो 50,000 का 1,00,000 साख की सृजन हो गई। तो इस प्रकार बैंक साख का सृजन करता है। यह प्रक्रिया विभिन्न बैंकों में उस समय तक चलती रहेगी जब तक कि संपूर्ण पहली नगद प्राथमिक जमा राशि 10,000 रुपये में 5 गुनी वृद्धि नहीं हो जाती। तो इस प्रक्रिया को इस सारणी द्वारा समझा जा सकता है। आगे हम देखते हैं साख निर्माण की सीमाएं। साख निर्माण की सीमाएं में पहला बिंदु है देश में मुद्रा की मात्रा। देश में मुद्रा की मात्रा अर्थात देश में नगद मुद्रा की मात्रा जितनी अधिक होगी, बैंकों के पास जमाएं राशि उतनी ही अधिक होंगी और बैंक उतनी ही अधिक मात्रा में साख का निर्माण कर सकेंगे। दूसरा बिंदु है मुद्रा की तरलता पसंदगी।
यदि व्यक्ति अपने पास नकदी अधिक रखते हैं तब बैंक में जमाई घटती है और निर्माण का आकार भी घट जाता है। तीसरा बिंदु है बैंकिंग आदतें। जनता में बैंकिंग आदत जितनी अधिक होती है, बैंकों की साख निर्माण शक्ति उतनी ही अधिक होती है। अर्थात बैंक साख निर्माण अधिक मात्रा में तभी कर सकते हैं जब अधिक बैंकिंग आदत के कारण बैंकों से अधिक ऋण की मांग की जाती है। चौथा बिंदु है ब्याज दर। बैंक की साख की मात्रा प्रायः ब्याज की दर पर ही निर्भर करती है। यदि ब्याज की दर ऊंची हो तो साख की मात्रा कम हो जाती है। इसके विपरीत नीची ब्याज दर प्रायः साख की मांग को प्रोत्साहित करती है और साख स्फीति हो जाने का भय रहता है। स्फीति का अर्थ है कि मुद्रा मूल्य का घट जाना। पांचवा बिंदु है बैंकों का केंद्रीय बैंक के पास जमा। बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास अपने दायित्वों का कुछ भाग रक्षित कोष के रूप में जमा करना पड़ता है। बच्चों, इसके पहले मैं बता चुकी हूँ कि प्रारक्षित ऋण जो रहती है या राशि जो रहती है वो केंद्रीय बैंक के पास जमा करना पड़ता है। तो वो राशि कम से कम 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। तो व्यापारिक बैंकों को कुछ शर्तें रहती है और ये शर्त पूरा करने से वे केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में रहते हैं। बच्चों, तो हम आगे देखेंगे बैंकों का महत्व। बैंकों के महत्व में पहला बिंदु है व्यापार व उद्योग के विकास में सहायक। कोई भी व्यापारी अथवा उद्योगपति कितना भी आर्थिक दृष्टि से संपन्न क्यों ना हो, वह अपने सभी प्रकार के व्यापार एवं उत्पादन संबंधी कार्यों के लिए बैंक से ऋण लेता है। ठीक है। दूसरा बिंदु है पूंजी संचय को प्रोत्साहन। बैंकों के विकास ने लोगों की बैंकिंग आदत को बढ़ाया है। लोग अपनी बचतों को बैंकों में जमा करते हैं, जिससे पूंजी के संचय को प्रोत्साहन मिलता है। तीसरा बिंदु है आर्थिक विकास में सहायक। अल्प विकसित देशों में कम पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की सबसे बड़ी बाधा है, किंतु पूंजी की कमी केवल बचतों के अभाव के कारण ही नहीं होती, बल्कि इन बचतों को ठीक से एकत्रित करने वाली संस्थाओं का अभाव होता है। अगला बिंदु है साख का सृजन। बैंक जमाओं पर ऋण देकर साख का सृजन करती है। लोग बैंकों में अपनी जमा रखते हैं तथा उन्हें चेक द्वारा भुगतान करने की सुविधा भी बैंक ही देती है। इससे बैंक अपने पास रखी रकम से साख सृजन करती है, जिससे विनियोग एवं उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। अगला बिंदु है भुगतान करने की सुविधा। बैंकों के माध्यम से ग्राहकों को बड़े भुगतान करना बहुत आसान हो जाता है। चेकों तथा ड्राफ्टों के द्वारा धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेजा जा सकता है। अगला बिंदु है ग्राहकों को लाभ। बैंक ग्राहकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है। जैसे हम लोग किसी भी प्रकार की उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने के लिए बैंक से ऋण लेते हैं। अगला बिंदु है धन एवं मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा। बैंक हमारे धन और मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखता है, जैसे लॉकर की सुविधा दे करके। तो इस प्रकार हम देखते हैं बैंकों का महत्व हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम आगे देखते हैं रिजर्व बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अंतर। रिजर्व बैंक भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में रिजर्व बैंक का सर्वोच्च स्थान है और व्यापारिक बैंक बैंकिंग व्यवस्था का एक सदस्य मात्र है। रिजर्व बैंक देश में एक ही होता है, जबकि व्यापारिक बैंक के अनेक शाखा हो सकते हैं। रिजर्व बैंक पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है, जबकि व्यापारिक बैंक पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण रहता है। रिजर्व बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य देश की अन्य बैंकों का नियमन एवं नियंत्रण करना है, जबकि व्यापारिक बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। आगे हम पढ़ेंगे व्यापारिक बैंकों के दोष। व्यापारिक बैंकों के दोष में पहला बिंदु है अपर्याप्त जमाएं। अपर्याप्त जमाएं अर्थात ये है कि पश्चिमी देशों की तुलना में भारतीय बैंकों में पूंजी जमाएं बहुत कम हैं। इसका प्रमुख कारण पश्चिमी देशों में प्रति व्यक्ति औसत आय की तुलना में
की तुलना में भारत में कम है। दूसरा बिंदु है बैंकिंग आदत की कमी। भारत में सामान्य जनता में बैंकिंग की आदत काफ़ी कम है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी बचत जमा को बैंकों में जमा कराने की अपेक्षा गाड़ कर रखना अधिक अच्छा मानते हैं। तीसरा बिंदु है बैंकों का असंतुलित विकास। देश में व्यापारिक बैंकों का असंतुलित विकास हुआ है, जहां पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बंगाल में इनके विकास की गति बहुत धीमी है। अगला बिंदु है विनियोग की गलत नीतियाँ। व्यापारिक बैंकों ने अपने अधिकांश अतिरिक्त धन का विनियोग सरकारी प्रतिभूतियों में किया है। यह सुरक्षित तो है, लेकिन लाभ कम मिलता है। अगला बिंदु है सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति। भारतीय व्यापारिक बैंकों के विकास में केंद्रीय एवं राज्य सरकारें किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं करती है। इन बैंकों को सरकारी एवं अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा जमा राशि समय पर प्राप्त नहीं होती है। सरकार की इस उपेक्षापूर्ण नीति के कारण इनका विकास नहीं हो पा रहा है।